अच्छा, आपको याद होगा ना, मई 1980 में हिंदुस्तान में एक लाल रंग की चिड़िया आई थी, लाल रंग की चिड़िया। और इसी चिड़िया में छुपी हुई है कश्मीर की उस कलम दवात क्रांति की कहानी, जिस क्रांति की पटकथा लिखनी शुरू हुई थी 8 सितंबर 1982 के रोज, जब अपने पिता शेख अब्दुल्ला की मौत के बाद उनके सुपुत्र फारूक अब्दुल्ला कश्मीर की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे थे। ये वही फारूक थे जिन्हें अभी चंद महीनों पहले तक सियासत के साथ से भी नफरत थी। मगर अब आज वक्त का खेल देखिए, खुद सियासत की कमान अपने हाथों में लेकर घाटी की सियासत अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं फारूक अब्दुल्ला के एक कॉलेज के दोस्त भी थे, उनके साथ भी उस वक्त कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा था। उन्हें भी अभी चंद महीनों पहले तक सियासत के साथ से नफरत थी, मगर अब वो भी फारूक की ही तरह इस देश की सियासत को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रहे थे। नाम तो आप सभी जानते होंगे, राजीव गांधी, जिन्हें इंदिरा उस वक्त देश के सामने बतौर अपना सियासी उत्तराधिकारी पेश कर रही थी, और राजीव खुद देश के तमाम कांग्रेस शासित सूबों के सियासी दौरे कर रहे थे। यानी ये दो कॉलेज के दोस्त एक साथ एक ही समय पर सियासत में नौसिखिए होने के बावजूद सियासत को अपनी मुट्ठी में थामने की कोशिश कर रहे थे। फर्क बस इतना था कि राजीव की पीठ पर हाथ रखने वाली, उनका सियासी संरक्षण करने वाली उनकी मां इंदिरा अभी जीवित थी, जबकि फारूक के कंधे पर अपना सियासी वरदहस्त देने वाला, फारूक को सियासत की बारीकियां समझाने वाला अब कोई भी चेहरा बचा नहीं था। और इसका खामियाजा बहुत जल्द फारूक को भुगतना पड़ा, जब शेख अब्दुल्ला के दामाद गुलाम मोहम्मद शाह ने फारूक की ही पार्टी से बगावत कर फारूक के ही दर्जन भर से ज्यादा विधायकों को अपने पाले में कर घाटी के भीतर अपना अलग सियासी कुनबा अख्तियार कर लिया। और घाटी में घटे इस बड़े सियासी उलटफेर के चलते अचानक से जो फारूक अब्दुल्ला कल तक सत्ता के तख्त पर बैठे हुए नजर आ रहे थे, वो अब सत्ता से दूर, बहुत दूर नजर आ रहे थे। घाटी में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हो चुका था, क्योंकि फारूक की सरकार अल्पमत में आ चुकी थी। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री के तख्ते पर बैठी थी इंदिरा, जिनकी नजर चौतरफा रहती थी। तो जो ही घाटी के भीतर की इस राजनीतिक अस्थिरता का उन्हें भान हुआ, तत्काल सूबे में तैनात अपने सूबेदार मुफ्ती मोहम्मद सईद को तलब किया कि वो घाटी में बने नए राजनीतिक हालातों के बारे में उन्हें पूरी जानकारी मुहैया की। सईद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पढ़े एक सीधे साधे सुलझे हुए से राजनेता के तौर पर नजर आया करते थे। इंदिरा से उनकी खूब छना करती थी। तो सईद तलबगिरी की खबर मिलते ही तत्काल इंदिरा के पास पहुंच घाटी की न सिर्फ पूरी जानकारी उन्हें मुहैया कराते हैं, बल्कि एक मास्टर प्लान के बारे में भी समझाते हैं, जिसके तहत बतौर सईद घाटी के भीतर कांग्रेस की जड़ें न सिर्फ मजबूत होंगी, बल्कि कांग्रेस आने वाले दौर में शेख अब्दुल्ला की राजनीतिक विरासत को किनारे कर घाटी की सत्ता के सिंहासन पर भी बैठी हुई नजर आएगी। इंदिरा को सईद का यह मास्टर प्लान पसंद भी आया, जिसके बाद घाटी की फिजाओं में, घाटी की सियासत में इस नए मास्टर प्लान को अमली जामा पहनाने की तैयारियां शुरू हो गईं। और जल्द ही इस तैयारी का प्रतिफल भी देखने को मिलने लगा, जब फारूक अब्दुल्ला के बागी विधायकों के सरदार बागी गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व तले आए दर्जन भर से ज्यादा विधायकों को कांग्रेस ने अपना समर्थन देकर घाटी के भीतर गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व वाली सरकार बनवा दी। यह घाटी के भीतर का नया अभिनव सियासी प्रयोग था, जिसके चलते बैकडोर से न सिर्फ कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, बल्कि अब्दुल्ला परिवार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। इंदिरा का इसके पीछे एक दूरगामी राजनीतिक प्लान था, जिसके तहत वो आने वाले 3-4 बरस गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व वाली सरकार को अपना समर्थन देती रहेंगी और अपनी विचारधारा का एजेंडा गुलाम मोहम्मद शाह के जरिए घाटी के भीतर लागू करवाती रहेंगी। चूंकि इंदिरा को भान था गुलाम मोहम्मद शाह के पास इतने नेता नहीं हैं कि वो कहीं और जाके सरकार बना सकें, इसलिए वो करेंगे वही जो इंदिरा चाहेंगी। मगर वो कहते हैं ना, अपने मन कुछ और साईं के मन कुछ और। आप चाहते कुछ हैं और कभी कभी घट जाता है कुछ। इंदिरा घाटी के भीतर अपने सियासी मास्टर प्लान को अमले जामा पहनाने की तैयारी कर रही थी कि इसी बीच एक विदेशी पत्रकार के द्वारा इंदिरा का साक्षात्कार लेने का कार्यक्रम तय किया जाता है। एक सुबह इंदिरा उस पत्रकार को साक्षात्कार देने के लिए अपने आवास एक सफदरजंग रोड से 10 जनपद के बंगले तक जाने के लिए जो बीच का गलियारा था, उस गलियारे का इस्तेमाल करने के लिए गलियारे के विकेट गेट पर पहुंची। विकेट गेट पर तैनात इंदिरा के 2 अंगरक्षकों ने
इंदिरा की गोली मारकर हत्या कर दी। जाहिर सी बात है, इस आकस्मिक घटी घटना के बाद राजीव के समक्ष भी तत्काल वही परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं जो 2 बरस पहले उनके कॉलेज के दोस्त फारूक के समक्ष उत्पन्न हुई थी, जहां उन्हें अब बगैर किसी सियासी संरक्षण के समूची सियासत की बागडोर अपने हाथों में संभालनी थी। और राजीव ने भी वही फैसला किया जो तब फारूक ने किया था, यानी समूची सियासत की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। राजीव इस देश के नए निजाम बन गए और जाहिर सी बात है, जब निजाम बदला तो निजामी फरमानों की तासीर, तबीयत और तस्वीर तीनों बदलने लगी। इंदिरा के जहन में फारूक को लेकर जैसी छवि थी, राजीव के जहन में फारूक को लेकर वैसी छवि बिल्कुल नहीं थी। राजीव के जहन में फारूक उनको उनके कॉलेज के दोस्त ज्यादा और प्रतिद्वंदी सियासतदार के तौर पे कम नजर आया करते थे। तो राजीव के जहन में घाटी को लेकर एक अपना मास्टर प्लान चला। राजीव को लगा, अगर हमेशा फारूक के साथ लड़ाई ही करते रहेंगे तो अधिकांशतः तो फारूक ही सत्ता में आएंगे, जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड नजर आ रहा है। तो हम कभी अपना एजेंडा तो घाटी के भीतर लागू ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर हम यानी कांग्रेस पार्टी अपना सियासी एजेंडा घाटी के भीतर लागू करवाना चाहती है, थोड़ा बहुत ही सही, तो बेहतर तरीका यह है कि क्यों ना फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही गलबहियां कर ली जाए। माने लड़ाई से बेहतर है कि दोनों एक होकर चुनाव लड़ें, तो चुनाव में जीत की 100% गारंटी भी होगी। और फारूक कहीं ना कहीं राजीव के जहन में, राजीव के कॉलेज के दोस्त ज्यादा थे, तो राजीव को लगता था कि फारूक तो बिल्कुल वैसी सियासत जानते हैं जैसा कि वो जानते हैं, तो फारूक भी उनकी तरह की लिबरल राजनीतिक विचारधारा को लेकर आगे जाएंगे और इस तरह राजीव अपना मनमाफिक एजेंडा कश्मीर में लागू करवा पाएंगे। खाका तो बहुत अच्छा था राजीव के मानस में, मगर इस मास्टर प्लान को जमीन पर अमली जामा पहनाने के पहले सबसे बड़ी चट्टान जो राजीव के सामने खड़ी नजर आ रही थी, वो थी खुद की राजीव की सरकार, जो गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व को समर्थन देकर घाटी के भीतर उनकी सरकार चलवा रही थी। अब फारूक के साथ गठबंधन तो तब होगा ना जब आगामी चुनाव होंगे, और चुनाव तब होंगे जब यह सरकार गिरेगी। मगर राजीव ऐसे आनंद फानन में गठबंधन वापस भी नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि इससे राजीव को डर था कि वो घाटी के लोगों की नजर में अवसरवादी सिद्ध हो जाएंगे। तो राजीव इंतजार करने लगे किसी सही मौके का, जिस मौके का फायदा उठाकर वो गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकें। और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने दी घाटी में तैनात अपने सूबेदार मुफ्ती मोहम्मद सईद को, कि जल्द से जल्द घाटी के भीतर गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व वाली सरकार और कांग्रेस का तलाक करवाइए। जाहिर सी बात है, साहब का फरमान था, तो मुफ्ती मोहम्मद साहब जुट गए तलाश में मौके की, या फिर उन हालातों की जिन हालातों का फायदा उठा के मौके बनाए जा सकें। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है, मौके तो नहीं मिलते हैं, मगर मुफ्ती साहब के साहब की ही कृपा से वो हालात जरूर नजर आ जाते हैं जिन हालातों का फायदा उठा के वो मौके तैयार किए जा सकते थे, जिन मौकों के सहारे कांग्रेस गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकती थी। ये हालात बने थे बरस 1986 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खुलने के बाद। देश के कई इलाकों में हिंसा भड़की थी, हालांकि घाटी पूरी तरह शांत थी। घाटी के किसी इलाके में थोड़ी मोड़ी चिंगारी की खबरें भी नहीं आई थी, सिवाय एक इलाके के। इलाका था अनंतनाग का, जहां चिंगारी नहीं पूरा दावानल दहक रहा था। माने पूरी घाटी शांत थी, मगर अनंतनाग के इलाके में भीषण दंगे हो रहे थे। सड़कों पे गाय काटी जा रही थी, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा था, भीषण दंगा हो रहा था सिर्फ और सिर्फ अनंतनाग के उस इलाके में, और बाकी पूरा कश्मीर शांत था। और ये अनंतनाग का इलाका असल में मुफ्ती मोहम्मद सईद का इलाका कहा जाता था। और बतौर द कारवां पत्रिका उस दौर में कारवां को कई लोगों ने ऐसा बताया कि इस हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। कहीं ना कहीं सईद के इशारों पर यह हिंसा की गई थी, उनकी शह पे यह हिंसा की गई थी, ताकि इसी हिंसा का बहाना बना के कांग्रेस गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले। और हुआ भी बिल्कुल वही। इस हिंसा के तत्काल बाद राजीव गांधी की शह पे कांग्रेस ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। और इसके बाद होते हैं घाटी के भीतर दो सबसे बड़े ऐलान। पहला ऐलान तो यह था कि जल्द ही होंगे घाटी में आगामी विधानसभा चुनाव, और दूसरा ऐलान था कि उन चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पाले में चुनाव लड़ेगी। यानी घाटी एक दफा फिर
एक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर जा रही थी, एक और चुनाव घाटी की दहलीज पर दस्तक दे रहा था। मगर सच बताऊं, घाटी के लिए यह चुनाव था ही नहीं, क्योंकि चुनाव तो दो में से किसी एक को चुनने का नाम होता है ना। अब तलक आम कश्मीरी अगर शेख अब्दुल्ला की पार्टी से नाराज होता था तो कांग्रेस को वोट दे देता था, अगर कांग्रेस से नाराज होता था तो शेख अब्दुल्ला की पार्टी को वोट दे देता था, क्योंकि यही दो पार्टियां थी घाटी के भीतर। और जब ये दोनों एक हो गई हैं तो जनता वोट करे किसे? माने अगर किसी को शेख अब्दुल्ला से नाराजगी होगी और वो कांग्रेस को वोट दे देगा तो भी वोट शेख अब्दुल्ला को भी मिल जाएगा। अगर कोई कांग्रेस से नाराज होगा और शेख अब्दुल्ला की पार्टी को वोट देना चाहेगा तो भी वो वोट कांग्रेस के खाते में चला जाएगा। तो माने वोट किसी को भी दोगे, सरकार एक की ही बनेगी। एक तरह से जनता के लिए यह चुनाव था ही नहीं, एक फिक्स चुनाव था जिसका एक ही नतीजा निकलने वाला था कि कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनेगी, क्योंकि इनके सिवा कोई और राजनीतिक दल था ही नहीं, कोई और विकल्प ही नहीं था, तो यह चुनाव था ही नहीं। इसीलिए घाटी के लोगों के जहन में उस वक्त उस चुनाव को लेकर कोई उत्कंठा नहीं नजर आ रही थी, कोई उत्साह नहीं नजर आ रहा था, बिल्कुल निस्तेज थी जनता। माने राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बड़े बड़े पंडाल लगा करते थे चुनावी रैलियों को लेकर, मगर उसमें इक्का दुक्का भीड़ नजर आया करती थी। इतनी हताशा और इतनी निराशा शायद उन चुनावों के पहले घाटी ने किसी चुनाव में नहीं देखी थी। मगर तभी ऐसे हताशा और निराशा भरे माहौल में घाटी के भीतर चुनाव में सामने आता है एक नया स्थानीय राजनीतिक गठबंधन, मफ यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। इस गठबंधन में कई मुस्लिम धर्मगुरु शामिल थे, कई ऐसे नेता शामिल थे जो कल तलक कश्मीर पर जनमत संग्रह की बात कर रहे थे, मगर कम से कम उस चुनाव में तो वो राजनीतिक मुख्यधारा में आने के लिए विधायकी का पर्चा भरकर चुनाव लड़ने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे थे। और यकीन मानिए, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के आने के बाद अचानक से कश्मीर की फिजाएं बदलने लगी। सदाओं में जिन चुनावों को लेकर हताशा और निराशा नजर आ रही थी, उनको लेकर उत्साह और उमंग की बयारें नजर आ रही थी। चूंकि पहली बार घाटी के लोगों को एक नया विकल्प नजर आ रहा था, चाहे इस विकल्प की वजह से, चाहे उन नेताओं को लेकर दीवानगी की वजह से, वजह चाहे जो हो, मगर मफ के आने के बाद घाटी के चुनाव का चित्र पलट गया था। माने जो जनता फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी के बड़े बड़े पंडालों वाले पंडालों में नहीं जा रही थी, वो मफ की नुक्कड़ सभाओं में हजारों हजार की तादाद के जलसे के तौर पर नजर आने लगी थी। मफ के नेताओं की रैलियों में भारी भरकम भीड़ नजर आ रही थी। एक तरह से घाटी में ये नई लोकतांत्रिक क्रांति थी, जैसी क्रांति न तब के पहले किसी ने देखी थी, न तब के बाद किसी ने देखी। गली गली में बच्चे हाथों में कलम लिए हुए नारा लगाते हुए घूम रहे थे। हाथों में कलम इसलिए क्योंकि मफ का चुनाव निशान था कलम और दवात, और कलम और दवात उन दिनों कश्मीर में लोकतांत्रिक क्रांति का प्रतीक बन गया था। आप यकीन मानिए, मफ को लेकर दीवानगी कहिए या मफ के बाद चुनावों में पैदा हुआ रोमांच, मतदान दिवस के दिन घाटी के भीतर के कई इलाकों में बर्फ जमा थी, पारा माइनस में था, भीषण सर्दी पड़ रही थी। मगर इतनी भीषण सर्दी के बावजूद मतदान प्रतिशत का आंकड़ा जानते हैं कहां पहुंचा था? 80%, 80%। यह आंकड़ा कितना बड़ा है इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तान के चुनाव का मत प्रतिशत 65 तक पहुंच के थम जाता है, और वर्ष 1987 में घाटी के भीतर का मत प्रतिशत का आंकड़ा 80% पे पहुंचा था। आप चुनावों में भागीदारी को लेकर जनता का उत्साह समझ सकते हैं। और जाहिर सी बात है, ऐसे अभूतपूर्व माहौल के बाद देश के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के लेख आने लगे थे कि भलभी से ये मफ का पहला चुनाव है, मगर इस पहले चुनाव में ही मफ एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पर उभर रही है। साफ तौर से अंदेशे थे कि मफ फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी के गठबंधन को कड़ी चुनौती पेश करने वाली है। हाँ, वो सरकार नहीं बना पाएगी, मगर अपने पहले ही चुनाव में अगर कोई पार्टी 3 दर्जन से ज्यादा सीटें जीत ले तो आप उसकी लोकप्रियता का करिश्मा समझ सकते हैं। क्योंकि वोटिंग तो स्प्लिटिंग से भी सीटें इधर उधर हो जाती हैं, मगर जनता में उत्साह सिर्फ और सिर्फ मफ को लेके था। ऐसे में 15 से 25 सीटों के आसपास हर चुनावी विश्लेषक मफ को दे रहा था, और इसके साथ ही हर चुनावी विश्लेषक एक ऐलान भी कर रहा था कि अगर इन चुनावों में धांधली हुई, धांधली की कोई खबर आई, ये चुनाव ईमानदार नहीं हुए, तो घाटी में खास तौर से जो पहली दफा का मतदाता है, जिसने पहली दफा वोट दिया है, वो मतदाता भारी तादाद में
पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का शिकार होगा। खैर, ये चुनावी विश्लेषण आते रहे, उधर मतदान होता रहा और मतदान के तमाम चरणों के बाद आहिस्ता आहिस्ता ही सही अब बारी मतदान के नतीजों की आ चुकी थी। और जाहिर सी बात है, जिस जनता ने मतदान के लिए इतनी जागरूकता दिखाई थी, तो मतदान के नतीजों के लिए उसकी दीवानगी, उसकी उत्कंठा का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। मगर जिस रोज से घाटी में मतगणना का दौर शुरू हुआ, घाटी के भीतर वोटों की गिनती कैसे की जा रही थी, कितनी की जा रही थी, इसका तो पता नहीं, मगर पूरा देश और पूरी दुनिया अपनी गिनती जरूर शुरू कर चुकी थी। गिनती धांधली की खबरों की, क्योंकि खबरें तो हर रोज आ रही थी। कहीं मफ के प्रत्याशियों को जबरन चुनाव हरवाया जा रहा था, कहीं मफ के प्रत्याशियों को जबरन हिरासत में लिया जा रहा था, कहीं मफ के कार्यकर्ताओं को मतगणना केंद्र में नहीं घुसने दिया जा रहा था, कहीं कहीं तो हालात ऐसे हो चुके थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी नेता के घर पर ही मतगणना केंद्र बना दिया गया था और वहां मफ के कार्यकर्ताओं को भी नहीं जाने दिया जा रहा था। ऐसी खबरें घाटी के कई इलाकों से आ रही थी। तो जाहिर सी बात है, जब घाटी की मतगणना में धांधली की खबरों ने दुनिया को हिला दिया था, तो ये खबरें आहिस्ता आहिस्ता घाटी के भीतर भी जंगल में आग की तरह फैली। मगर फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को यकीन था कि चुनावी नतीजों तक का इंतजार करते हैं। मगर जब आधिकारिक चुनावी नतीजे आए, तो नतीजे किसी के गले के नीचे नहीं उतरे। माने जिस मफ की वजह से ही लोगों की भीड़ चुनाव में आई, जिस मफ के लिए लोगों में ऐसी दीवानगी थी, उस मफ को महज 4 सीटें। और अलबत्ता ये कि जिस वक्त चुनावी नतीजे आ रहे थे, उसी वक्त फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी की गठबंधन सरकार के आदेश तले जम्मू कश्मीर पुलिस मफ के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां भी करने लगी। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे दौर में घाटी के लोगों के जहन के हालात क्या होंगे कि पहले तो चुनावों के भीतर उन्हें लकवाग्रस्त करने की कोशिश हुई, कोई विकल्प ना देके, जब फारूक और राजीव एक हो गए, और फिर जब घाटी ने अपना विकल्प चुना, तो आपने उस विकल्प को दबाने के लिए ऐसी चुनावी धांधली की। और सबसे अव्वल बात तो यह कि बड़े चुनावी विश्लेषकों के द्वारा यह कहा जाता है कि ऐसा करने की कोई खास जरूरत भी नहीं थी, कोई मफ सरकार बनाने नहीं जा रही थी, 15-20 सीटें ही जीतती। मगर घाटी में एक बड़ी सियासी ताकत न खड़ी हो जाए, सिर्फ इसीलिए चुनावी धांधली कराई गई। बात चाहे जो रही हो, मगर इन चुनावी नतीजों ने घाटी को जो जख्म दिया, उस जख्म का मलहम आज तक ढूंढे नहीं मिल सका है, क्योंकि इस जख्म ने घाटी और हिंदुस्तान के बीच का ना भरोसा खत्म कर दिया। घाटी के लोगों का इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से भरोसा उठ गया। और जब घर के दो भाइयों के बीच भरोसा टूट जाता है ना, जब तक झगड़ा हो, लड़ाई हो, सब कुछ ठीक होता है, मगर जब घर के दो भाइयों के बीच एक दूसरे के लिए भरोसा खत्म हो जाता है, तब फायदा किसी एक भाई का दुश्मन उठाता है दूसरे का इस्तेमाल करके। दूसरे को तब ऐसा भान जरूर होता है कि वो उसका फायदा कर रहा है, मगर असल में फायदा किसी भाई का नहीं होता है, फायदा सिर्फ और सिर्फ तीसरे का होता है। और ये हमें तारीखों के तमाम मंजर बयां करते हैं, मगर शायद हम सीखे नहीं हैं अब तक। इसीलिए आज भी ऐसी गलतियां हमारे सामने नजर आती हैं। अगर दो भाइयों के बीच कुछ मनमुटाव है, तो गलतियां दोनों तरफ से हुई होंगी। दोनों साथ में बैठें, बात करें, दिल से दिल की बात करें, क्योंकि अगर ये बात नहीं होगी तो फायदा किसी और का होगा, सिर्फ और सिर्फ तीसरे का होगा, जैसा आपको नजर आ रहा है। इतने बरस की इंसर्जेंसी में ना घाटी के हालात बदले, ना हिंदुस्तान को ही कोई फायदा हुआ। फायदा सिर्फ और सिर्फ उस पड़ोसी को हुआ जिसकी नापाक नजरें पहले से घाटी पे थीं, और इन चुनावों के बाद उसके चलाए गए प्रोपेगेंडा को वो आधार मिल चुका था, जिस आधार के चलते घाटी के नव युवकों को यह भरोसा हो चला था कि उसका हित पाकिस्तान के साथ है, हिंदुस्तान के साथ नहीं। और इसके बाद घाटी से बड़े पैमाने पर युवाओं का पलायन हुआ, जो उस पार से आतंकी खुराक जहन में लेके इस देश में आके नफरत का कोहराम मचाते रहे। घाटी खून से लहूलुहान होती रही और दंश हम सब झेलते रहे। खैर, ये तो हो गई कश्मीर की उस करम दवात क्रांति की कहानी। मगर अब सवाल उठता है कि इस क्रांति का उस लाल चिड़िया से लेना देना क्या है। दरअसल घाटी के लोग 1987 के चुनावों में हुई इन धांधलियों का जिम्मेदार, कसूरवार फारूक अब्दुल्ला से ज्यादा राजीव गांधी को मानते हैं।
खास तौर से 1993 में फारूक अब्दुल्ला के दिए उस साक्षात्कार के बाद, जहां फारूक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनकी गलती नहीं है, दिल्ली की गलती है, राजीव गांधी की गलती थी। तो इसके बाद पूरी घाटी इन चुनावी धांधलियों की जिम्मेदार राजीव गांधी सरकार को मानती है, और राजीव गांधी की सरकार तो कभी बनती ही नहीं अगर वो लाल रंग की चिड़िया हिंदुस्तान में आई होती। वो लाल रंग की चिड़िया जो पानी के जहाज से हिंदुस्तान आई थी, लाल रंग की चिड़िया जिसे सामान्य वैज्ञानिक भाषा में पिट्स टू ए विमान कहते हैं, जिस विमान को धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने संजय गांधी के लिए मंगाया था। यह वो विमान था जिसकी रफ्तार पूरी दुनिया में आश्चर्य का विषय बनी हुई थी, और संजय जो बहुत केयरलेसली हवाई जहाज उड़ाया करते थे, उनके हाथों में आते ही इस पिट्स टू ए विमान ने आसमान से जमीन का गोता लगा दिया था और संजय गांधी की मौत हो गई थी। अब अगर संजय गांधी की मौत इस लाल रंग की चिड़िया यानी पिट्स टू ए विमान से ना हुई होती तो राजीव कभी सियासत में नहीं आते। तो आप समझ आया इस लाल रंग की चिड़िया और कश्मीर की कलम दवात क्रांति का कनेक्शन। ये सत्र कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, जाने से पहले इस दफा वादा जरूर दीजिए कि अगली मुलाकात तक खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे।